इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है माइक नाम के एक ऑथर को दिखाते हुए, जो कि ना ही भूतों और ना ही ईश्वर में बिलीव किया करता था। और ये वो समय होता है जहाँ पर सभी लोगों को डाउट होता था कि ये चीजें रियल भी हैं कि नहीं। लेकिन माइक को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और इन्हीं सारी चीजों के बारे में उसने अपनी किताबों में भी लिखा है। इसी वजह से माइक की किताबें काफी ज्यादा फेमस हुई थी और वो पॉपुलर भी हो गया था। हालांकि माइक को अभी तक उस जैसा कुछ मिला नहीं जिससे कि वो भूतों या फिर ईश्वर पर भरोसा कर सके। दरअसल कुछ सालों पहले माइक की बेटी किसी अनजान कारण से मर गई थी। इस बात ने माइक को अंदर से हिलाकर रख दिया और वो काफी परेशान होने लगा। टेंशन में आकर उसने अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स दे दिया था और तब से ही माइक अकेला रहता है और इन चीजों के बारे में एक्सप्लोर करता है। माइक का ये तो काम बन गया था कि वो अलग अलग जगहों पर घूमकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में रिसर्च करता और उन्हें अपनी किताब में लिखता है, जिसे कि लोग काफी पसंद भी करते थे। अब ये सारी चीजें माइक को काफी अमीर बना रही थी, लेकिन उसका मेन विजन होता है कि वो एक्चुअल में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखे जिससे कि वो आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट होकर अपनी मरी हुई बेटी से बात कर पाए। हालांकि अभी तक उसके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं होता, लेकिन वो पूरा ट्राई कर रहा होता है। दरअसल माइक उन्हीं चीजों पर भरोसा करता है जो उसने आंखों से देखी है, और यहाँ पर ईश्वर या फिर भूत होते हैं कि नहीं ये तो उसे बाद में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ माइक अपनी नई रिसर्च के लिए डॉल्फिन नाम के एक होटल में चला जाता है। ये होटल 14 फ्लोर्स का होता है जो काफी लग्जरियस था। माइक वहाँ के रूम में चला जाता है और अपना सारा सामान रख देता है, जिसके बाद वो बाहर आ गया था बीच के किनारे पर सर्फिंग करने के लिए। लगातार वो सर्फिंग तो करता जा रहा था, लेकिन एक मोमेंट पर माइक पूरी तरीके से पानी में डूबने लगा और उसे पहली बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। उसे लग रहा था कि वो सच में मर जाएगा, लेकिन पानी की लहरों ने जल्द से जल्द माइक को किनारे पर ला दिया, जिससे कि वो थोड़ी देर में होश में आ जाता है। अपने होटल में आने के बाद माइक उसी होटल के बारे में कुछ न्यूज पढ़ रहा था और उस न्यूज में साफ साफ लिखा होता है कि डॉल्फिन होटल के 1408 रूम में कभी मत जाना, क्योंकि वो रूम में आज तक जो भी गया वो वापस जिंदा लौट कर ही नहीं आया। सभी का मानना था कि उसके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और काफी बुरी आत्माएं रहती हैं। अब ये सारी बातें माइक को काफी एक्साइट करने लगी थी। उसे अब किसी भी तरीके से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखनी थी, इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना रूम चेंज करने के लिए कहता है। माइक ने वही 1408 रूम नंबर बुक कर दिया था। अब ऑलिन नाम के एक मैनेजर को जब पता चला तो वो रूम देने से पहले माइक से कुछ आकर बातें करता है। उसने माइक को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 50 सालों से आज तक जो भी उस रूम में गया जिंदा वापस ही नहीं आया। उनमें से कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था और कितने सारे लोग गायब भी हो गए थे। लेकिन माइक पूरी तरीके से श्योर था कि उसे ये रूम देखना ही है, क्योंकि उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपने आंखों से देखनी थी और ये सब सच है कि नहीं ये पता करना था। अब माइक के इतना ज्यादा बोलने के कारण ऑलियन मना नहीं कर पाता और उसे एक फाइनल वार्निंग देता है कि उस रूम के अंदर 1 घंटे से ज्यादा कोई टिक ही नहीं पाया। लेकिन माइक तो एकदम कॉन्फिडेंट में उस मैनेजर से चाबी मांग लेता है। ऑलिन ने चाबी निकालकर उसे दे दिया था और अब माइक डायरेक्टली चाबी लेकर 1408 रूम की तरफ चल पड़ा। माइक तो अब 1408 रूम के सामने खड़ा था और चाबी डालकर उसे ओपन करता है। माइक धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और चारों तरफ एकदम अंधेरा था, लेकिन फिलहाल के लिए माइक के चेहरे पर कोई डर महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी घोस्ट और ना ही स्पिरिट देखी है। माइक जल्द से जल्द वहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे कि पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, जो कि माइक के खोलने पर भी नहीं खुल रहा था। वो दरवाजा खोलना छोड़कर अब रूम के और अंदर आने लगा। लेकिन यहाँ माइक को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसने इस कमरे में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। धीरे धीरे जब वो अंदर जाता है तो उसे कई सारी विजन्स आने लगे थे और कई खून के धब्बे मिलते हैं। वहाँ पर तो कई लोगों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी, क्योंकि रेस्क्यूअर्स को जब ये पता चला तो वो सब भी इस रूम में आने से डर रहे थे। माइक अब इसके आगे क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि सारे दरवाजे तो बंद हो चुके थे। आखिर वो इस रूम से बाहर निकले तो निकले कैसे? दरअसल अब हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी द डिवाइन कॉमेडी नाम की एक किताब से लिखी गई है। दरअसल उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे नर्क से स्वर्ग का सफर कैसे तय करना है। रास्ते में उसने जिंदगी में जो जो बुरे और अच्छे काम किए हैं उसकी पूरी तरीके से लेयर होगी, जिसे लगातार फेस करते हुए उसे डेथ के 9 सर्कल्स के पड़ाव से गुजरना होगा। और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद ही वो आखिर में स्वर्ग में पहुंचेगा। तो अब यहाँ माइक के साथ भी यही डरावनी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब असली सच्चाई तो ये थी कि माइक जिस समय सर्फिंग कर रहा था तब वो पानी के अंदर डूबने की वजह से उसकी वहीं पर
मृत्यु हो चुकी होती है और वो उसी समय से हेल के पड़ाव में आ गया और आगे चलकर ये सारी चीजें फेस कर रहा है। यानी कि माइक के मरने के बाद जो भी उसके साथ सारी चीजें हो रही थी वो हेल को 9 पड़ावों के पार करने का प्रोसेस होता है। और अब शायद माइक का पहला फेज आने वाला था। माइक जो कि कमरे में बुरी तरीके से फंस जाता है, वो साइड में मौजूद दूसरी कमरे से किसी लेडी को बुला रहा था। उस लेडी की लगातार उसे आवाज आती जा रही होती है, इसीलिए माइक भी जोर से चिल्लाता है, लेकिन साइड में मौजूद वो लेडी उसे ध्यान ही नहीं देती। तभी माइक धीरे से अपने कमरे की खिड़की ओपन करता है और बाहर निकल के दूर जाने लगता है। माइक एकदम टॉप फ्लोर पर था, इसीलिए हवाएं काफी ज्यादा तेजी से चल रही होती हैं। माइक धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, नहीं तो अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो नीचे गिरकर मारा जाएगा। हवाओं का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि माइक हिल भी नहीं पाता। और तभी अचानक उसे दूसरी खिड़की में से वही लेडी दिखाई देती है जो कि एक मोटी औरत थी और उसकी बॉडी एकदम से ट्रांसपेरेंट होती है। फिर जाकर रियलाइज हुआ कि ये तो किसी टाइप की स्पिरिट है जो कि माइक को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। माइक पहली बार किसी स्पिरिट को देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हालांकि उसने अपनी किताब के अंदर कई सारी स्पिरिट और घोस्ट के बारे में लिखा है, पर उसने ये सारी चीजें कभी देखी नहीं थी। लेकिन आज उसने एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट देख ली होती है जो अगले ही मोमेंट में खिड़की से बाहर निकली और नीचे जंप लगा देती है। देखते ही देखते वो स्पिरिट एकदम से गायब हो गई और अब तो माइक जिस खिड़की को पकड़कर लटका हुआ था वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। माइक जल्द से जल्द वहां से कूद जाता है और खिड़की के रास्ते से कमरे में आ जाता है। माइक की जान यहाँ पर बाल बाल बच गई थी, क्योंकि अगर खिड़की बंद होने से पहले वो वहीं पर रहता तो रूम के अंदर जाने का उसके सारे रास्ते बंद हो जाते और शायद वो अपने हेल के पहले ही फेज में हार जाता, जिससे कि उसकी आत्मा को हमेशा हेल में ही रखा जाता। माइक को यहाँ कुछ भी नहीं समझ रहा था, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है। अब हमें यहाँ पर माइक के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि वो कितना ज्यादा लालची है। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था और दूसरों के बारे में जरा भी नहीं। जब माइक की बेटी किसी कारण की वजह से मारी गई थी तब उसने अपने वाइफ को अकेला ही छोड़ दिया था और उस समय माइक की वाइफ को उसकी जरूरत थी, पर वो उसके पास नहीं गया। माइक तो अपने फादर से भी रिलेशन इसीलिए बनाता था ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर ले। एक तरीके से वो अपने फादर के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। साथ ही साथ माइक काफी ज्यादा अल्कोहलिक होता है। उसे ड्रिंक करने की बहुत गंदी आदत थी। जितने भी पैसे उसके पास होते वो उन्हें ड्रिंक में लगा देता और अपने घर पर जरा भी पैसे नहीं देता। ये सारी लालच जो माइक के अंदर भरी पड़ी थी उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उस हिसाब से अब माइक को सजा भी मिलेगी। माइक तो अब ट्रैवल करते हुए एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसे फ्लोर के ऊपर पानी फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसे तो एक नाव की फोटो फ्रेम भी दिखाई देती है जो रियलिटी में मूव कर रही थी पानी के ऊपर। माइक को नहीं समझता कि आखिर एक फोटो फ्रेम इतनी रियलिस्टिक कैसे हो सकती है। वो तो अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए उस फोटो के काफी पास जाकर देखने लगा। वहाँ का टेम्परेचर भी अब काफी ज्यादा कम हो चुका था। तभी अचानक वो फोटो फ्रेम पूरी तरीके से फट गया और उसके अंदर से पानी बाहर आने लगा। पूरा का पूरा कमरा पानी से भर जाता है और माइक उसमें डूब रहा होता है। माइक तो कैसे भी करके अपनी जान बचा रहा था पानी के ऊपर आकर। ये जो माइक के साथ हो रहा है इनका कहीं न कहीं उसके पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी उसने लालच किया है उसकी वजह से हो रहा है। माइक अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बोलने लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इस रूम का कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं होता। माइक जिसने कि आज तक कभी भी इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं किया, उसे रियलिटी में अब लगने लगता है कि ये चीजें होती हैं। और अब वो तो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह चिल्लाने लगा क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलना था। उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। माइक यहाँ काफी गुस्से वाला भी होता है। उसे जब गुस्सा आता था तो वो अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाता है या फिर खुद को मारता। साथ ही साथ माइक ने तो ईश्वर पर भी भरोसा करना छोड़ दिया होता है। वो तो ये सोचता है कि ईश्वर होते ही नहीं। दरअसल ये सारे थॉट्स तब से स्टार्ट हुए जब माइक ने अपनी बेटी को खो दिया था। इससे पहले वो ईश्वर को काफी मानता और उन्हें प्रे भी करता था, लेकिन अपनी बेटी की इस तरीके से अनजान मौत के कारण उसका सारा भरोसा टूट गया। वो तो एक तरीके से ईश्वर से नफरत करने लगा था और ऐसा सोचता था कि ईश्वर होते ही नहीं। ये चीजें करने के कारण भी उसे नेक्स्ट फेज में सजा मिलने वाली थी। अचानक रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर रखी गई सारी चीजें पिघलने लगी थी। यानी कि इस जगह पर रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी मौजूद है। माइक को भी धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज हो रही थी और वो अब काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी से माइक इतना तड़पने लगता है कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और अब तो उसे ऐसा लगता है कि वो मर ही जाएगा। लेकिन एक लिमिट आने तक माइक ने वो सारी चीजें सहन कर ली थी, इसीलिए अगले मोमेंट में रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। यानी कि माइक ने हेल का ये फेज भी कंप्लीट कर लिया है।
अब ये बताया जा रहा था कि माइक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। हालांकि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन माइक जो भी चीजें अपनी किताबों में लिखता था वो उसे खुद फॉलो नहीं करता और उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। यानी कि वो एक तरीके से पूरी ऑडियंस को गुमराह कर रहा था उन चीजों के ऊपर भरोसा करने के लिए जिसे कि उसने खुद अपनी आंखों से कभी देखी ही नहीं। लेकिन इन सारी चीजों से माइक को पैसे मिलते थे, इसीलिए वो अपनी कहानियां बनाया करता था। और ये सारी चीजें भी एक तरीके से फ्रॉड में ही काउंट होती हैं। उसने आज तक जितनी भी नॉवेल और जितनी भी कहानियां लिखी थी वो सब के सब झूठ होती हैं। लेकिन माइक वो सारी पैरानॉर्मल की कहानियां इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता था कि ऑडियंस को लगने लगा कि ये रियलिटी है। इसीलिए माइक काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था। लेकिन अब उसकी यहाँ पॉपुलैरिटी काम नहीं आने वाली, क्योंकि उसे सजा तो मिलकर रहेगी। अब अचानक माइक ने नोटिस किया कि उसके ऊपर कोई अनजान सा आदमी तलवार और किसी वेपन से हमला करने लग जाता है। माइक तो लगातार उसके वार से बचता जा रहा था जो उसे लगातार मारता जाता है। ये एक ऐसा आदमी था जिसके चेहरे पर मास्क मौजूद होता है, जो एक सेकंड में कभी इस जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जा रहा था। हालांकि माइक वहां से भागता रहता है, लेकिन उस अनजान आत्मा ने उसे काफी टॉर्चर किया और वेपन की मदद से उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा निशान लगा दिए। माइक अगले ही सेकंड जब देखता है तो उसके सामने वो स्पिरिट गायब हो चुकी थी। इतना ज्यादा दर्द और इतना डर उसे कभी नहीं लगा था। पर यहाँ से उसे बिलीव होना स्टार्ट हो गया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसे कि उसने किताबों में लिखा है वो रियलिटी में होती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। अभी माइक के साथ इससे भी ज्यादा बुरी घटनाएं घटने वाली थी। अब यहाँ माइक ने अपनी वाइफ के साथ विश्वासघात किया था। अपनी बेटी के मरने के बाद माइक ने इतनी आसानी से अपनी वाइफ को छोड़ दिया, जबकि उसकी वाइफ तो हमेशा से ही चाहती थी कि माइक उसके साथ आकर इस क्रिटिकल कंडीशन में रहे। लेकिन माइक ने उस समय सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचा और अपनी वाइफ के साथ ना रहते हुए अलग चला गया। इसी वजह से अब उस रूम का टेम्परेचर काफी नीचे गिरने लगता है। देखते ही देखते सारी चीजें बर्फ के अंदर ढकती चली गईं। माइक को इतना ज्यादा ठंड लग रहा होता है कि वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ब्लैंकेट लेकर नीचे पड़ा हुआ होता है। उसका पूरा बॉडी एकदम से सुन्न पड़ चुका था और वो जरा भी हिल नहीं पाता। ये सारी चीजें विश्वासघात करने के कारण हो रही हैं, जिसे कि अगर माइक सही कर लेता तो आज उसे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। माइक इतनी ज्यादा ठंडी में पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। एक तरीके से वो बर्फ के अंदर ढक चुका था, जिसे कि कोई बचाने नहीं वाला। धीरे धीरे ये फेज कंप्लीट होने के बाद रूम का टेम्परेचर भी अब नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब माइक को उस फेज से गुजरना पड़ेगा जहां पर उसे अपनी असली दुनिया के सारे मोह माया को त्यागना है। यानी कि उसने जिस भी इंसान के साथ अपना रिलेशन बनाया था रियल लाइफ में, वो पूरी तरीके से खत्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हालांकि ये करने के बाद माइक को लगा कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी अचानक उस रूम में चारों तरफ कई सारे आदमी आ गए और वो बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचाने लगे थे। वहाँ मौजूद वो सारी की सारी चीजों को तोड़ रहे होते हैं, जिससे कि माइक को दर्द हो रहा था। माइक ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिर रूम से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो ये सब अंदर कैसे आए। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये सारी तो स्पिरिट्स हैं जो कि उसे टॉर्चर कर रहे हैं हेल के दरवाजे तक जाने के लिए। माइक इतनी जोर से चिल्लाने लगा था कि उसे फिर से वही सारी विजन आई कि किस तरीके से वो रूम के अंदर आया था और किन किन मुसीबतों का सामना करके वो यहाँ पहुंचा है। एक समय के बाद माइक बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था और चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ से प्लीज बाहर निकालो। वो तो लिटरली ईश्वर से भीख मांगने लगा कि उसकी मदद करे। तभी अचानक उस पूरी जगह पर एक शांति छा जाती है। अब अगले ही मोमेंट में माइक को अपने पीछे की तरफ एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। वो दरवाजा जब ओपन करके धीरे से अंदर देखता है तो अंदर से उन लोगों की आवाजें आ रही थी जो नर्क की सजाएं काट रहे हैं। माइक को लगने लगा कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी हालत भी उन लोगों की तरह ही हो जाएगी और वो हेल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। अब अचानक माइक जब दूसरी तरफ देखता है तो उसके सामने उसकी बेटी मौजूद थी। माइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें वो तो सिर्फ अपनी बेटी को देखने के लिए ही कर रहा था। माइक की बेटी तुरंत ही उसके पास आती है और माइक उसे बहुत प्यार से गले लगा लेता है। माइक को लगने लगा कि शायद उसकी बेटी रियलिटी में आ चुकी है, क्योंकि उसे तो अभी तक ये भी रियलाइज नहीं होता कि वो मर गया है और हेल से हेवन जाने के रास्ते में मौजूद है। हालांकि माइक अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश था, लेकिन उसकी बेटी एकदम से अपना बॉडी छोड़ देती है और थोड़े ही देर के अंदर अंदर उसकी बेटी पूरी तरीके से एक राख में कन्वर्ट हो गई थी। माइक समझ गया था कि ये एक छलावा है और वो उसके अंदर बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। माइक को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कई सारे वेपन्स उठाकर उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगा। सारी की सारी चीजें वो तोड़ने फोड़ने लगता है। अंत में वही इतना ज्यादा थक गया कि उसे कुछ समझता ही नहीं और वो बेहोश हो जाता है। माइक नोटिस कर रहा था कि साइड में एक टाइमर चल रहा है जो खत्म ही होने वाला है और अब अचानक टाइमर जैसे ही खत्म हुआ तो एक दूसरा टाइमर ऑन हो जाता
जाता है। इस समय में वो रूम पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और अब माइक उसी सिचुएशन में होता है जब उसने पहली बार कमरे के अंदर एंटर किया था। हालांकि शुरुआत से ही माइक ने अपने सारे डिसीजंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बिना सोचे लिए होते हैं, लेकिन इस बार माइक सारी चीजें एकदम नॉर्मली कर रहा था। उसने तो पेशेंस रखा और अपने दिमाग का यूज किया। माइक तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ रहा होता है और अब कहीं ना कहीं वो पूरा रूम उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहा था। वहां पर तो एक फांसी का फंदा भी आ गया होता है जिससे कि माइक नॉर्मली अपनी जान दे दे। माइक को तो वहां पर और भी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और उनकी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं जो इस रूम में आए और उसी की तरफ फंसे रह गए। उनके पास भी कुछ चांस नहीं था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो सुसाइड करके इन्हीं लोगों की तरह हमेशा इस हेल में फंसा रह जाए। यानी कि एक तरीके से उसे समझ में आ गया था कि ये रूम और कुछ नहीं बल्कि हेल का एक पार्ट है जहाँ पर आत्माएं कैद रहती हैं। लेकिन माइक तो इस तरीके से सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसने फिर अपना दिमाग लगाया कि आखिरकार इस जगह से कैसे निकला जाए और बाहर के लोगों को कैसे अंदाजा हो कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। माइक अब एक सोफे पर बैठ जाता है और ड्रिंक की बोतल निकाल लेता है। शायद वो फिर से ड्रिंक करने वाला था, लेकिन इस बार वो दिमाग से काम लेते हुए बोतल को आग लगा देता है और उस पूरे रूम में आग फैलाने लगता है। यानी कि उसने सोचा था कि वो पूरे होटल को ही आग लगा देगा जिससे कि बाहर के लोगों को ये पता चल सके कि वो अंदर कैद हो चुका है और उसे बाहर निकाला जाए। देखते ही देखते उसने पूरे कमरे के अंदर आग लगा दी थी और वो भी काफी घायल हो चुका था। कुछ समय के अंदर ही जब ये सारी चीजें बाहर वालों को पता चली तो माइक के पास फायर फाइटर्स आने लगे जो कमरे के अंदर घुसकर उसकी मदद करने लगे। अब माइक को लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन दोनों ही फायर फाइटर्स के हेलमेट पर 7 लिखा हुआ था। इन बातों से माइक ये समझ जाता है कि शायद वो लेवल 7 पर पहुंच चुका है और अब वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है हेवन की, इसीलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने सबसे पहले दोनों फायर फाइटर्स के बारे में पूछा कि तुम सभी लोग ठीक हो कि नहीं, और थोड़ी देर बाद वो उनकी मदद से बाहर निकल जाता है। अब हमें पता चला कि माइक को उस क्रिटिकल कंडीशन के कारण उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां उसकी वाइफ उससे मिलने आई है और वो अपनी वाइफ से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। कई महीनों तक आराम करने के बाद माइक और उसकी वाइफ ने मिलकर बहुत सारा काम किया और काफी पैसे कमाए जिससे कि वो एक बहुत ही बड़ा घर ले लेते हैं। उस घर को माइक ने पूरी तरीके से व्हाइट पेंट कर दिया था जो किसी पैराडाइज जैसा दिख रहा था, क्योंकि माइक इस घर को पूरी तरीके से हेवन बनाना चाहता था। माइक और उसकी वाइफ सामान शिफ्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन माइक बार बार सोच रहा था कि जो भी उसने सारी चीजें एक्सपीरियंस की वो सच है कि उसके इमोशंस। उसे कुछ समझता ही नहीं, इसीलिए उसने एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस टेप रिकॉर्डर के अंदर से उसकी बेटी की आवाजें आने लगी जो कि उस समय माइक से बातें करने की कोशिश कर रही थी। इस बात से माइक और उसकी वाइफ पूरी तरीके से चौंक गए और कहीं ना कहीं माइक को ये रियलाइज हो चुका था कि जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था। माइक ने अपनी लाइफ में जो भी गलत काम किए होते हैं वो उसे पूरी तरीके से बंद कर देता है। उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छी तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया और अपनी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली किताबें भी लिखना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था। माइक ने तो यहाँ तक कि अपने फादर के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, क्योंकि वो अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, ना कि अपने फादर की प्रॉपर्टी लेकर। अब इतनी सारी चीजें सही करने के बाद माइक को आगे के प्रोसेस में नहीं डाला जाता। वो उसी अपने छोटे से हेवन में अपनी वाइफ के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक और बार उसे मौका मिलेगा सारी चीजें सही करने का। शायद वो काफी ज्यादा लकी था। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।